ठीक है, स्टार्टेड नाउ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एवोगैड्रो लॉ है, PV is equal to nRT, V is directly proportional to N. That means V by N is equal to constant, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? V by N को हम लोग लिख सकते हैं RT by P। कांस्टेंट दिया है, P और T आप लोगों ने कांस्टेंट लिया है, तो जो कांस्टेंट है एवोगैड्रो लॉ में वो P और T का फंक्शन होगा। अब इसके ऊपर में कुछ इसका स्टेटमेंट लिखोगे तो कैसे लिखोगे? सब्जेक्टिव पेपर के लिए अंदर constant pressure and constant temperature, volume of gas is directly proportional to moles of gas molecules, ना कि moles of gas atoms। CO2 के एक मोलिक्यूल पे 3 एटम है, एटोमिसिटी 3 है CO, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलिक्यूल्स है ये, ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, है ना। इसके ऊपर मैं कुछ ग्राफ बनाने के लिए बोलूं तो आप लोग बड़ी आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। कुछ ग्राफ बनाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, ड्रॉ दिस ग्राफ फास्ट, V वर्सेस N। आइसोथर्मल और आइसोबारिक कंडीशन है हर ग्राफ में। PV इक्वल टू nRT में V और N हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो P और T ऑटोमेटिकली कांस्टेंट है। ग्राफ में x और y एक्सिस दो एक्सिस हैं, तो उनमें दो पैरामीटर लेते हैं, बाकी पैरामीटर बाय डिफॉल्ट हम लोग कांस्टेंट लेके चलते हैं ग्राफ बनाते हुए। V by N वर्सेस V स्क्वायर बाई N वर्सेस V। Draw these graph fast। जल्दी से एक ग्राफ बनाओ बच्चों, फास्ट। एक इक्वेशन है, हो गए सर। राइट, V इज इक्वल और K किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वेरिएबल को, उन पैरामीटर को T को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं हम। ये हो गया Y और ये हो गया X। Y इज इक्वल टू mx किसकी है? Y इज इक्वल टू X किसकी इक्वेशन होती है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सर हाँ बोलो सर, ये फर्स्ट पेज है ना अभी? क्या हुआ? सर ये अभी फर्स्ट पेज है ना? हाँ फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज है। यस सर। दिस इज फर्स्ट पेज। V y इज इक्वल टू mx, स्लोप हो गया आपका K और K है आपका RT बाई P। तो स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि T केल्विन में होता है, P आपका प्रेशर है। पॉजिटिव स्लोप की लाइन चढ़ती हुई लाइन होती है गाइज एंड गर्ल्स। tan थीटा इज K, y इज इक्वल टू mx में m की वैल्यू K है, दैट इज स्लोप। तो ये हो गया आपका V बाई N क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। V बाई N इज इक्वल टू K है, बट हम चाहते हैं V स्क्वायर बाई N, तो दोनों साइड V से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका Y है, ये आपका X है। अगेन Y इज इक्वल टू mx की इक्वेशन आ गई आपकी। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, tan थीटा कितना आ गया ब्रदर? m की वैल्यू K है, तो RT बाई P आ गया tan थीटा। हम लोग जानते हैं V बाई N इज इक्वल टू K, बट वी वांट V बाई N स्क्वायर, तो दोनों साइड N से डिवाइड कर दीजिए। 1 बाई N को मैं अलग से हाईलाइट करके लिखता हूं क्योंकि ये सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते गाइस।
Did you feel the disturbance of earthquake? I think 10 to 15 minutes back in Yes, sir. Yes, sir. सर था ना, इधर रेवाड़ी में भी डिस्टरबेंस था. अरे यहाँ पर भी था, नागौर में भी. सर यहाँ पे भी था. Yes, sir. I think, but हल्का था, हल्का. Sir, not known to Rewari via Delhi. आपकी आवाज परफेक्टली नहीं आ पा रही है मेरे पास. रिपीट करो, क्या बोलना चाहते हो? v by n स्क्वायर k 1 by n, तो ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया. तो क्या हो जाएगा बच्चों? y is active x अगेन, बार बार बताने की जरूरत नहीं है. और अगेन v by n स्क्वायर वर्सेस n का ग्राफ हो, तो इस बार ये हाइपरबोला नहीं आएगा. ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका x, और इस बार हाइपरबोलिक ग्राफ हो जाएगा. ये n ले लेंगे तो x एक्सिस के ऊपर, बिकॉज y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो गया, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा p by n स्क्वायर है, n दोनों पॉजिटिव ही हो. बच्चों अनम्यूट मत करो, अनम्यूट मत करो. Whenever you want to interact with me, you can unmute, otherwise be muted all the times. ये हो गया एवोगैड्रो लॉ. बहुत सिंपल है. एवोगैड्रो लॉ का स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं कि इसी को न्यूमेरिकल में यूज करना हो तो कैसे करेंगे? v2 by v1 is same as n2 by n1. और ये तब यूज किया जा सकता है जब कंडीशन फुलफिल होंगी. क्या? क्वेश्चन में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए. अगर N2 वॉल्यूम दो गैसेस का बराबर है, दो गैसेस ली अलग अलग कंटेनर में, दोनों कंटेनर का वॉल्यूम बराबर है और दोनों कंटेनर का के वो जिस टेम्परेचर पर रखा है वो भी सेम है, दोनों कंटेनर के यहाँ पर प्रेशर भी सेम रखा गया ताकि गैस का प्रेशर भी सेम रहे, तो V2 by V1 इक्वल टू है, V2 by V1 इक्वल टू 1 है, तो N2 by N1 भी 1 हो गया, यानी कि N2 इज इक्वल टू N1. तो दोनों गैस में बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, दोनों गैस कंटेनर में अलग अलग गैस के मॉलिक्यूल होंगे पर बराबर संख्या में होंगे अगर बराबर वॉल्यूम है अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर. तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस ऑक्यूपाई इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर. यही एवोगैड्रो लॉ है. बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी लॉ. फोर्थ लॉ है ये आपका. लेट अस मूव टू नेक्स्ट. देखो सब PV इज इक्वल टू nRT के अलग अलग फॉर्मेट है. सर यस सर पिछले पेज पे 5 ग्राफ थे ना. हाँ, 5 to 6 थे आई थिंक. 1 2 3 4 5. यस यस सर. ओके, 4 लो हो गए. फिफ्थ लो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब फिफ्थ और सिक्स काफी काम का है, फिर हम उनके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे. आपको ये पहचान में नहीं आए कि कौन से लो का क्वेश्चन है तो आप PV इज इक्वल टू nRT इस्तेमाल करें डायरेक्टली. यूज PV इज इक्वल टू nRT. ग्राम्स लो को छोड़कर, वो अलग है, वो तो डिफ्यूजन के बारे में है. PV इज इक्वल टू nRT डिफ्यूजन के बारे में नहीं. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड क्वांटिटी, 4 पैरामीटर का कोरिलेशन है आइडियल गैस इक्वेशन. PV इज इक्वल टू nRT या PM इज इक्वल टू DRT. डेंसिटी की बात की जाए तो PV इज इक्वल टू nRT को हम PM इज इक्वल टू DRT के फॉर्मेट में लिख देंगे. From the very chapter of mole concept, we started using PM is equal to DRT for vapor density relation derivation. Guys and girls, let us move forward. हम फिफ्थ लो कर रहे हैं और फिफ्थ लो के ऊपर लिख लीजिए important. Yes, this is useful in many more chapters to come. ये important है और ये है आपका Dalton's law of partial pressure.
सबसे पहले मैं मतलब बताता हूं पार्शियल प्रेशर का आपको, और डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर्स के बारे में क्या बोलता है। मैंने आपको बिल्कुल बिगनिंग ऑफ चैप्टर में, जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर रहे थे पहले एक डेढ़ लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था कि डाल्टन्स लॉ के लिए कौन से दो पैरामीटर एक्सपेरिमेंटली कांस्टेंट रखे गए। डाल्टन जी ने क्या क्या कांस्टेंट रखा, वो है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कांस्टेंट एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक कंडीशन एंड आइसोथर्मल कंडीशन। किसी एक कंटेनर में दो या दो से ज्यादा गैसेस प्रेजेंट हैं तो हर गैस का वॉल्यूम बराबर होगा जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, क्योंकि जितने स्पेस में गैस वन के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करेंगे दूसरी गैस के भी उसी कंटेनर में है तो उतने ही स्पेस में मूव करेंगे। तो एक कंटेनर में कितनी भी गैसेस हैं सभी के लिए V एक समान होगा ही होगा, और टेम्परेचर भी एक समान होगा थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर टेम्परेचर, और हर लॉ को हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे ही यूज करते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल चेंज नहीं होने चाहिए फॉर यूजिंग दीज लॉज, V and T कांस्टेंट। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N आ गया, कैसे, C फ्रॉम PV इज इक्वल टू nRT। बच्चों T कांस्टेंट, V कांस्टेंट, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। If P is directly proportional to N, P is directly proportional to mole fraction as well, ये भी बोल सकते हैं। P1 है पहली गैस का है गैसियस मिक्सचर में, तो N1 हो गया, पहली गैस के मोल हो गए। P1 X1, ये P2 है दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर, तो ये X2 है। What do you mean by partial pressure? What do you mean by partial pressure? पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या समझते हैं आप? देखो भाई, पार्शियल प्रेशर मीन्स इंडिविजुअल प्रेशर। पार्शियल मतलब इंडिविजुअल। अगर आप किसी इंडिविजुअल का फेयर कर रहे हो तो लोग आपको बोलते हैं कि आप पार्शियलिटी कर रहे हो, है ना। जनरली हम सब छोटे बहन भाई होते हैं, भाई बहन के बारे में पेरेंट्स को शिकायत करता है और बहन भाई के बारे में करती है कि आप ज्यादा प्यार उससे करते हो, मेरे से कम करते हो। कुछ भी खाने पीने की चीज एक बच्चे को ज्यादा देते हैं। हम और आप बचपन में ऐसा ही करते थे, बचपन उसी का ही नाम है, यस और नो। तो बच्चों, लेकिन बहुत बाद में समझ में आता है कि माँ बाप के चाहे कितने भी बच्चे हों, सबके लिए उनका प्यार बराबर रहता है। तो पर बचपन में हमें समझ में नहीं आता, है ना। बच्चों, P is directly proportional to N, P is directly proportional to X हो गया। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे यहाँ पर, धीरे धीरे हम देखेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आएगा। ये P1 तो ये X1, ये P2 तो ये X2, ये P3 तो ये X3। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें O2 गैस है। O2 गैस मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे सरफेस के ऊपर तो उनका प्रेशर लगेगा P1 से। O2 के जितने मोल है उस कंटेनर में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कंटेनर का वॉल्यूम है, एक खास टेम्परेचर पे सिस्टम है, तो उसका प्रेशर P1 है। गैस 2 इंट्रोड्यूस की गई, उसके N2 मोल। ऑलवेज कंसीडर आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस। आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस मतलब एक गैस मॉलिक्यूल को दूसरे गैस मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं है। Behavior of individual gas molecule is independent of neighboring molecules present within the container. That is ideal behavior. जब एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल को बोल देता है कि मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं है ना। एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल को बोल देता है कि मुझे ना तुमसे कोई अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है ना, मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं है, तो हम बोलेंगे अब गैस का बिहेवियर आइडियल बिहेवियर है। यानी कि जब आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होंगे, ना अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव किसी भी काइंड के। तो अब उसी गैस के दूसरे मॉलिक्यूल से मतलब नहीं है, O2 है, O2 के दूसरे मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल को मतलब नहीं है। अब N2 के गैस 2 के कुछ मोल और डाल दिए गए, गैस 1 के उतने ही हैं। गैस 1 का पहले सिर्फ गैस 1 थी तो उसका इंडिविजुअल प्रेशर P1 था। अब गैस 2 मान लो 10 atm था,
गैस 2 डाल दी आपने उसी कंटेनर में। जब आपने गैस 2 इंट्रोड्यूस की, कुछ मोल N2 डाल दिए फॉर एग्जांपल, तो उसके मॉलिक्यूल भी रहेंगे कंटेनर में, वो भी कोलाइड करेंगे। उनके कोलिजन की वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, गिवन एरिया अगर हम ले लें, तो वहां पर ऐसा तो है नहीं कि हम मंदिर में गए और धोख मारने जा रहे हैं तो हमें लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। गैस मॉलिक्यूल इतने दूर दूर होते हैं कि मेरा हाथ भी उन्हीं गैस एयर मॉलिक्यूल के बीचों बीच घूम रहा है। मुंबई की लोकल ट्रेन भी उसी से गुजर जाती है ना, और हमारी कार, हमारी बस भी उसी गैस मॉलिक्यूल इतने दूर दूर होते हैं कि उनके आर पार बड़ी आसानी से चली जाती है, क्योंकि उनमें डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दूर, तो उनको आसानी से अलग किया जा सकता है। बड़ा छोटा ऑब्जेक्ट उसको उसमें पास हो सकता है। तो गैस मॉलिक्यूल इतने दूर होते हैं कि गैस 1 के मॉलिक्यूल भी उसी एरिया पे कोलाइड कर लेंगे, गैस 2 के भी कर लेंगे, गैस 3 के भी कर लेंगे। गैस 1 के मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो उसका पार्शियल सिर्फ उसके कोलिजन से उसका इंडिविजुअल प्रेशर P1 होगा। अब गैस 2 के मॉलिक्यूल भी आ गए तो अब भी उसका प्रेशर P1 ही होगा, क्योंकि आइडियल बिहेवियर है। जैसे O2 गैस थी, पहले उसके कुछ मोल थे, सिर्फ O2 थी तो उसका प्रेशर 10 atm था। उसी कंटेनर में, उसी वॉल्यूम वाले कंटेनर में, उसी टेम्परेचर पे गैस 2 के कुछ मोल डाले तो O2 के प्रेशर अभी भी 10 atm ही रहेगा, तो दूसरी गैस रहे या ना रहे, क्योंकि आइडियल बिहेवियर है। Dalton's law and all gas laws we have studied till now are for ideal behavior of gas only, for ideal gas only. गैस लॉज हैं सारे, आइडियल गैस के लिए है। तो दूसरे गैस के मॉलिक्यूल भी साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे होंगे, तो उनका भी अपना कोलिजन होगा, अपना फोर्स लग रहा होगा, अपना इंडिविजुअल प्रेशर होगा। तो गैस 2 का पार्शियल प्रेशर P2 है, गैस 3 के मॉलिक्यूल। तो इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल जितना भी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं अपने कोलिजन से, वो इंडिविजुअल प्रेशर है, वो पार्शियल प्रेशर है। मान लीजिए 3 गैसेस हैं, 2 गैस को पूरी तरह, गैस 1 का 10 atm है, गैस 2 का 20 atm है, गैस 3 का 30 atm है, पार्शियल प्रेशर्स की मैं बात कर रहा हूं। अब गैस 2 और गैस 3 के मोल सारे के सारे जितने भी थे सब उस कंटेनर से मान लो निकाल दिए जाते हैं, तो सिर्फ गैस 1 रहती है, लेकिन उसी कंटेनर में, उसी वॉल्यूम के साथ और उसी टेम्परेचर के ऊपर। तो उसका प्रेशर पहले 10 atm था, बाकी गैस की प्रेजेंस में, तो अब भी 10 atm होगा। तो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर? प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस व्हेन moles of all other gases present in gaseous mixture in a particular container at particular temperature are removed. उस टाइम पे जो प्रेशर होगा वो हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। तो कैसे भी घुमा फिरा के बात कर लो, आइडियल बिहेवियर का अंदाजा आपको है तो आप तुरंत समझ जाओगे इसका मतलब क्या है। डाल्टन्स लॉ, तो जब भी गैसियस मिक्सचर हो, पार्शियल का मतलब ही तभी आता है। एक ही बच्चा है तो माँ बाप, बच्चा कभी शिकायत नहीं कर सकता अपने मम्मी पापा से कि आप पार्शियलिटी करते हो। बच्चा दूसरे बच्चे से कंपेयर करता है, यानी कि एक कंटेनर में 2 या 2 से ज्यादा गैसेस होती हैं, तो ही पार्शियल प्रेशर वर्ड का मतलब है। अगर एक ही गैस है तो पार्शियल प्रेशर वर्ड का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक ही गैस है तो उसी का प्रेशर है। सारे कोलिजन हो रहे हैं सारे गैसेस के द्वारा, तो टोटल फोर्स भी लग रहा होगा, टोटल प्रेशर भी लग रहा होगा, जो प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर होगा। और गैसियस मिक्सचर के इंडिविजुअल गैसियस कंपोनेंट का जो प्रेशर होता है उसको हम पार्शियल प्रेशर और इंडिविजुअल प्रेशर बोलते हैं। इस कंटेनर का वॉल्यूम और टेम्परेचर T है। यहां पर बहुत सारी गैसेस हैं। N1 पहली गैस के मोल इसमें है, N2 N3 so on so as। पहली गैस के कोलिजन से उसका प्रेशर P1 लग रहा है, दूसरी गैस के मॉलिक्यूल भी कोलाइड कर रहे हैं, तीसरी गैस के भी कर रहे हैं। हर गैस का इन बीट एंड बाइट ऑफ कंटेनर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहली गैस के मोल फ्रैक्शन x1 है, दूसरी गैस के मोल फ्रैक्शन x2 है। ये मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज के हैं, ये सॉल्यूशन फेज का मोल फ्रैक्शन नहीं है, जो अपने सॉल्यूशन चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट में सॉल्यूशन जो हमने पढ़ा था लिक्विड सॉल्यूशन, उसका हिस्सा वो नहीं है। ये तो गैसियस मिक्सचर है। Gaseous mixture is also solution. Gas in gas solution. Solvent भी गैस, solute भी गैस। Yes or no? सर आपकी वो स्क्रीन ही नहीं आ रही। क्या? आपकी वो स्क्रीन नहीं आ रही जिस पे आप करवा रहे हो। सभी बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है सर। बेटा आपके यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई होगी। Have patience for some time.
आ जाएगा, आई थिंक इट विल बी नॉर्मल। ये इस इंटरनेट स्पीड की वजह से प्रॉब्लम होती है। सभी गैसेस का वॉल्यूम बराबर है, टेम्परेचर बराबर है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी तो हम हर गैस के ऊपर लगा सकते हैं। व्हाट इज x1 गाइस? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1, तो उसके मोल बटे में सबके मोल। सबके मोल क्या हो जाएंगे? n1 प्लस n2 प्लस n3 का समेशन हम लोग लिख सकते हैं n टोटल या n मिक्सचर। P1 प्लस P2 प्लस P3 का, गैस 1 का प्रेशर 10 atm, गैस 2 का 20 atm, गैस 3 का 30 atm, जितनी भी गैसेस हैं तो 10 प्लस 20 प्लस 30 यानी कि 60 atm, वो हो जाएगा P टोटल। तो n1 plus n2 plus n3 dash dash is equal to n total or n mixture. P1 plus P2 plus P3 is equal to P total, that is summation of partial pressure is equal to pressure of gaseous mixture provided volume and temperature is same. gaseous mixture भी उसी वॉल्यूम में है, उसी टेम्परेचर पे है जिसपे इंडिविजुअल गैसेस हैं, तो हर गैस का एज वेल एज गैसियस मिक्सचर के लिए BOT एक समान है। x1 x2 x3 का summation of mole fraction or any fraction all the components is always 1। x1 n1 by n total, x2 क्या हो जाएगा ब्रदर? उसके मोल बटे में सबके मोल। x3 को क्या लिख सकते हैं ब्रदर? उसके मोल डिवाइड बाय सबके मोल, so on so h। अच्छा, जितना इसी से मोल डिवाइड बाय टोटल मोल कर दूं तो वो तो कांस्टेंट है, टोटल मोल से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ये तो कांस्टेंट है, तो मोल फ्रैक्शन के भी और मोल दोनों के ही प्रोपोर्शनल बोला जा सकता है इसको। ओके, इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। अब डाल्टन लॉ बोलता क्या है? ये सारी गैसेस क्या होनी चाहिए डाल्टन लॉ में? गैस 1 गैस 2 गैस 3 नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। तो कंडीशन लिख लो, डाल्टन लॉ कब लगाएंगे? गैसियस कंपोनेंट्स आर केमिकली इनर्ट। लिखो, गैसियस कंपोनेंट्स आर केमिकली इनर्ट। अगर रिएक्शन भी हो रही है तो नेट उस इंस्टेंट के ऊपर जो भी मोल होंगे उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, या रिएक्शन हो जाएगी उसके बाद देखेंगे जिस गैस के गैसियस मिक्सचर में जो जो मोल है उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। डाल्टन लॉ का स्टेटमेंट हम अलग अलग फॉर्मेट में लिखेंगे। पहले मैं न्यूमेरिकल में डाल्टन लॉ को किस फॉर्मेट में, P इज एक्टिव प्रोपोर्शनल टू N है, ये तो आपको पता है, पर न्यूमेरिकल में किस फॉर्मेट में यूज करेंगे, लेट अस डिस्कस दैट। फिर उसका PV इक्वल टू NRT यूज करते हुए हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं। सारे के सारे गैस लॉ जो पढ़े हैं PV इक्वल टू NRT का ही अलग अलग फॉर्मेट है और कछु भी नहीं। सो गाइज एंड गर्ल्स, आई एम राइटिंग द एक्सप्रेशंस व्हिच आर यूजफुल व्हाइल डूइंग द न्यूमेरिकल्स। देखो बच्चों, पहला जो न्यूमेरिकल में काम आएगा PV इज इक्वल टू NRT। अगर ये P मिक्सचर है तो ये N मिक्सचर होगा, ये N1 है तो ये P1 होगा, N2 है तो P2। V और T तो सबके लिए एक समान है एक कंटेनर में, वो अलग अलग नहीं है आपके, ठीक है। पहला तो P टोटल करेंगे तो N टोटल कर देंगे, N टोटल, टोटल मोल सभी के मोल ऐड कर दो, P इक्वल टू NRT पुट कर दो तो P टोटल आ जाएगा। और P टोटल आने के बाद P1 P2 P3 हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? P1 is equal to X1 multiplied by P total। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सब PV इक्वल टू NRT के ही अवतार है और कुछ नहीं है। P टोटल को X1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 आएगा, P टोटल को X2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P2, P टोटल को X3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P3, P टोटल आ गया तो X4 से मल्टीप्लाई कर दो P4। यानी कि टोटल प्रेशर को अगर हम इंडिविजुअल गैसियस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर आ जाता है, उस गैस का पार्शियल प्रेशर आ जाता है। यस, इसी को ही अगर PV इक्वल टू NRT को अगर हम यूज करें PM इज इक्वल टू DRT की फॉर्म में, तो ये मिक्सचर का है, टोटल मतलब मिक्सचर, ये टोटल मतलब मिक्सचर। तो जब ये गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलिकुलर मास होगा, एवरेज मोलिकुलर मास का फॉर्मूला बताया था मैंने, N1 M1 N2 M2 N3 M3 का समेशन डिवाइड बाय N टोटल, X1 M1 X2 M2 X3 M3 का समेशन डिवाइड बाय 1, P1 M1 प्लस P2 M2 प्लस P3 M3 डिवाइड बाय 100।
ये एम मिक्सचर का फॉर्मूला है ना, वो यहाँ पर भी यूज होगा। जहां पे गैसियस मिक्सचर होगा, जहां मिक्सचर होगा, सब जगह यूज होगा, पूरी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में यूज होगा। ये डेंसिटी भी मिक्सचर की होगी। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर मतलब मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर। मिक्सचर मतलब यस और नो। इंडिविजुअल के लिए भी लगा सकते हो, P इज इक्वल टू एनआरटी, PM इज इक्वल टू टीआरटी, और गैसियस मिक्सचर सारे गैसेस को एक साथ भी लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया। तीसरी चीज, P टोटल को हम लिख सकते हैं, P मिक्सचर को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर, P1 P2 P3 डैश डैश डैश। अगर यहाँ पे कोई लिक्विड भी रखा हुआ है तो उसका भी वेपर प्रेशर होगा, तो उसका वेपर प्रेशर भी ऐड करोगे। कब? इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो डाल्टन्स लॉ का जो बुक में स्टेटमेंट लिखा रहता है वो ये लिखा रहता है, फॉर गैसियस मिक्सचर इन ए पर्टिकुलर कंटेनर बोलते ही V और T फिक्स हो गया। फॉर गैसियस मिक्सचर फॉर नॉन रिएक्टिंग gaseous components, gaseous mixture having non-reacting gaseous components, chemically inert gaseous component, pressure of gaseous mixture is equal to summation of partial pressures of individual gaseous component present in gaseous mixture। ये स्टेटमेंट बुक्स में लिखा हुआ मिलता है। क्या? इसी को, थर्ड वाले इसी एक्सप्रेशन को अगर हम लैंग्वेज में बोले तो वही डाल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको। इसी को क्या बोलेंगे कि प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर एक कंटेनर में है, एक कंटेनर में बहुत सारी गैसेस हैं, तो प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर का समेशन, यही है ना। तो इसी को लैंग्वेज में बोल देते हैं, फॉर गैसियस मिक्सचर हैविंग टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग और केमिकली इनर्ट गैसियस कंपोनेंट्स इन ए कंटेनर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, pressure of gaseous mixture is equal to sum of partial pressures of individual gaseous components। बस इसी को लैंग्वेज में जो मैंने बोला ही लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ मिलता है। तो लिखना चाहो तो लिख लो, फॉर gaseous mixture having chemically inert gaseous components, pressure of gaseous mixture is equal to, total pressure of gaseous mixture is equal to sum of partial pressures of gaseous components, sum of partial pressure of gaseous components। पर न्यूमेरिकल करते टाइम हम इस रिलेशन को सब ज्यादा यूज करेंगे। ये तो मैं नहीं भी बताऊंगा तो भी बच्चे यूज करेंगे। सर एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर दो। फॉर गैसियस मिक्सचर हैविंग नॉन रिएक्टिंग गैसियस कंपोनेंट्स, for gaseous mixture having non-reacting or chemically inert gaseous components in a container, for gaseous mixture having non-reacting or chemically inert gaseous components in a container at particular temperature, pressure of gaseous mixture is equal to, pressure of gaseous mixture is equal to sum of partial pressures of gaseous components, sum of partial pressures of gaseous components। यही डाल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए ये सब है। इसके साथ साथ P is active proportional to N, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये आया कैसे एक्सप्रेशन, इनके आप एक्सप्रेशन कैसे आए वो देखना है, तो सिर्फ P इज इक्वल टू एनआरटी यूज करो, ये सारे एक्सप्रेशन भाग भाग के आ जाएंगे, अपनी खुशी से आ जाएंगे सारे। P इज इक्वल टू एनआरटी यूज करता हूं फॉर योर हैप्पीनेस, P इज इक्वल टू एनआरटी, P इज इक्वल टू एनआरटी, P is equal to nRT, P is equal to nRT। देखो पहले गैसियस कंपोनेंट का प्रेशर P1 है, इंडिविजुअल गैसियस कंपोनेंट पे लगा रहा हूं मैं। पहले गैसियस कंपोनेंट का वॉल्यूम V ही है, पहले गैसियस कंपोनेंट के मोल N1 है कंटेनर में, R तो फिक्स है,
पहली गैसियस कंपोनेंट का टेम्परेचर वही है जो सबका है T। दूसरी गैस के लिए लगाऊं तो दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर, दूसरी गैस का वॉल्यूम तो वही है कंटेनर का, दूसरी गैस के मोल P तो वही है। इसी तरह P3 N3 लगा देता हूं। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N का मतलब यही है कि P1 होगा तो N1, P2 होगा तो N2, P3 होगा तो N3। ये मैं इंडिविजुअल, ये सारी इक्वेशन जितने भी गैसियस कंपोनेंट है सबके लिए आप लगा लीजिए। 2 या 2 से ज्यादा मिलेंगे क्वेश्चन में, है ना, गैसियस मिक्सचर में। अब मैं क्या कर सकता हूं, इक्वेशन 1 2 3 सबको ऐड कर देता हूं। एडिंग 1 2 3। अब ये तो सब बच्चे लोग जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एन टोटल क्या होगा, इसमें तो दो राय ही नहीं है। टोटल मोल क्या होंगे, सभी के इंडिविजुअल गैस के मोल को ऐड कर लीजिए, टोटल मोल होंगे, इसमें दो राय ही नहीं है। देखो इधर, अगर मैं इनको ऐड कर दूं 1 + 2 + 3, अगर सभी को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा इधर, P1 + P2 + P3 डैश 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 इनसाइड ब्रैकेट एंड V। उसको क्या लिख दूंगा, P1 + P2 + P3 को मैं PT लिख दूंगा। यस और नो। N1 + N2 + N3, इधर RT कॉमन आ जाएगा, N1 + N2 + N3 डैश डैश डैश, उसको क्या लिख दूंगा मैं, N टोटल। इस इक्वेशन को 4 5 6 जो भी नाम दे लो, फॉर एग्जांपल मैं 5 दे लेता हूं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं, ये तो कोई भी बच्चा लिख सकता है, एन टोटल को क्या लिख सकता है, PTV डिवाइड बाई RT। तो एन टोटल को क्या लिख सकते हैं, PTV बाई RT। सारे एक्सप्रेशन PV = NRT जो यहाँ पे लिखा है इसी से निकालने वाले हैं, इनके अलावा और कुछ भी नहीं है जो अभी न्यूमेरिकल में लिखे हैं। पर जो मैंने न्यूमेरिकली लिखे हैं वो याद करके रखने हैं, डायरेक्टली उसी को यूज करेंगे हम लोग। PV = NRT से तो कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, डायरेक्टली उन्हीं को याद रखो। PTV डिवाइड RT। N1 लिखना है तो क्या लिखूंगा, P1V बाई RT, इक्वेशन 1 से। N2 लिखूंगा तो यहां से N2 क्या लिखा जा सकता है, P2V बाई RT। N3 क्या लिखा जा सकता है, P3V बाई RT। V बाई RT दोनों साइड से नॉन जीरो वैल्यू है तो वो खेलने चली जाएगी। अब V बाई RT खेलने चली गई, ठीक है मुन्ना। तो P टोटल क्या हो गया ब्रदर, P1 + P2 + P3। बल्ले 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 बल्ले, चकते फट्टे। क्या आपको यही एक्सप्रेशन था डाल्टन्स लॉ का, यस। PV = NRT है और कछु ना है, इट्स डैमेजिंग। ओके, आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, लेकिन सर वो P टोटल को x1 से मल्टीप्लाई करें P1, P टोटल को x2 से मल्टीप्लाई करें P2, यानी कि P टोटल को xi से मल्टीप्लाई करें तो PI कैसे आएगा। एक बार टोटल प्रेशर आ जाए, बस इंडिविजुअल के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, पार्शियल प्रेशर आता रहेगा, आ जाएगा। मुझे N1 बाई N टोटल से x1 आएगा, तो N1 इधर है, N टोटल इधर है इक्वेशन 5 में। तो व्हाट शुड आई डू, 1 डिवाइड बाई 5। यहाँ क्या आ जाएगा, P1 बाई P टोटल, V के साथ खेलने चला गया, P1 बाई P टोटल। इधर क्या आ जाएगा, N1 बाई N टोटल, उसको तो मैं प्यार से x1 लिख सकता हूँ। गाइज एंड गर्ल्स, व्हाट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, ओ जिसको हम चाहते थे वही हमें मिल गई। एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं 2/5 की बात करें, 2/5 की बात करें, एटलीस्ट इसमें थोड़ा इंटरेक्शन है, बट फिजिकल क्लासरूम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसमें मजे आते हैं। यहाँ पे थोड़ा वो आई कांटेक्ट नहीं होता तो उस तरह की एक वो फीलिंग इज एंटायरली डिफरेंट। 2/5 2
2/5 है ना। दूर से जोक भी करेक्ट करें तो उसका रिस्पॉन्स पता नहीं कैसा आ रहा है, लेकिन क्लास में जोक करें तो उसका रिस्पॉन्स तुरंत मिलता है। एनीवेज 2/5 क्या हो गया ब्रदर? P टोटल VV के साथ खेलने चला गया, N2 आ गया, RT के साथ खेलने चला गया, N टोटल, N2/N total is nothing but mole fraction of gaseous component 2. P2 is equal to X2 multiplied by PT. तो PT को X1 से मल्टीप्लाई किया, पार्शियल प्रेशर P1 आ गया। P2 को दूसरे गैसियस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन X2 से मल्टीप्लाई किया तो P2 आ गया। PT सब में फिक्स है, तो जनरलाइज क्या लिख सकते हैं इसको? P टोटल को ब्रदर XI से मल्टीप्लाई करें ith गैसियस कंपोनेंट से, तो उसका पार्शियल प्रेशर PI आ जाएगा। बेस्ट PV इज इक्वल टू NRT का ही अलग अवतार है, पर इसको हम खूब यूज करेंगे, ध्यान रखिए। ऐसा ही एक एक्सप्रेशन राउल्ट्स लॉ से आएगा 12th में लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में। यहाँ पे ये गैसियस मिक्सचर के लिए है डाल्टन्स लॉ, वो भी आइडियल बिहेवियर वाले गैसियस मिक्सचर के लिए। फिर आप बोलोगे सर ये आपने वेपर प्रेशर क्यों लगाया सर? वेपर और गैस तो अलग होती हैं, P1 P2 P3 प्लस वेपर प्रेशर। जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, वेपर प्रेशर के बारे में क्वेश्चन भी करेंगे। ये सैचुरेटेड वेपर का वेपर प्रेशर है। सैचुरेशन मतलब इक्विलिब्रियम पे, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम है, सैचुरेशन है। तो उस टाइम पे जो प्रेशर है उसको हम सैचुरेटेड वेपर प्रेशर या सिर्फ वेपर प्रेशर बोलते हैं। अनसैचुरेटेड वेपर्स क्या वेपर प्रेशर वहां पर नहीं है। खैर इसमें और क्या भी हो सकता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, बट फिलहाल आप ऐसे लेकर चलें। वेपर प्रेशर में हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में फर्दर डेलिब्रेशंस करेंगे। तो दोस्तों PI इज इक्वल टू आपके एक्सप्रेशन, अब P टोटल V इज इक्वल टू NRT, ये तो आपको लिखा हुआ दिखाई दे ही रहा है, और इसी को N टोटल को W टोटल बाई W मिक्सर बाई M मिक्सर लिखेंगे तो यही क्या हो जाएगा? PM मिक्सर इज इक्वल टू D मिक्सर बाई RT। यानी कि सारे एक्सप्रेशन PV इज इक्वल टू NRT के ही अलग अलग फॉर्मेट है। बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल में ये तो नहीं बताओ तो भी आपको पता रहेगा, ये ऑटोमेटिकली बच्चों को ध्यान रहता है। तो दिस इज अबाउट डाल्टन्स लॉ, दिस इज अबाउट डाल्टन्स लॉ। हम डाल्टन्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे, लेकिन हम और दूसरे लॉ को भी न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर हम इसके बाद ग्राम्स लॉ करेंगे, ठीक है। तो लेट अस डू सम न्यूमेरिकल्स। सब लोग ट्राई करें, कीप योर नोटबुक रेडी फॉर डूइंग द कैलकुलेशंस। दोस्तों एक गैस है, उसका वेट 30 ग्राम ले लेते हैं हम लोग, और उस गैस को एक कंटेनर में रखा है 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। दूसरी एक गैस है, उसका हम 64 ग्राम ले लेते हैं, और ये जो गैस है वो गैस 2 का मतलब O2 है। मैं आसान कैलकुलेशन लेके चल रहा हूं। टेम्परेचर O2 का जो है वो 227 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। पहली गैस का मोलर मास है वो आपको निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? बोथ गैसेस ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम, both gases occupy equal volume at same pressure. Both gases occupy equal volume at same pressure. Find molar mass of gas 1. गैस 2 का मोलर मास तो आपको पता ही है क्या है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम पर मोल। M1 निकालना है आपको। T1 डिग्री सेल्सियस की बजाय केल्विन में पुट करोगे तो 500 केल्विन आ गया ये, और गैस 1 का क्या आ गया? 300 केल्विन आ गया आपका। केल्विन में हरदम कन्वर्ट करना है। दोनों गैसेस का वॉल्यूम बराबर है। इसमें बताना क्या है?
मोलर मास ऑफ गैस 1 m1 निकालना है। दोनों गैस का प्रेशर भी सेम है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो PV इक्वल टू एनआरटी यूज कर लो दोनों गैस के लिए। बस जब कुछ भी काम नहीं आता तो PV इक्वल टू एनआरटी काम होता है। एज फार एज गैसेस आर कंसर्न। यस, जल्दी से कोई बच्चा मुझे आंसर बताओ। 15/2 15/2 15/2 यानी कि 7.5। यस सर। और कोई आंसर किसी दूसरे बच्चे का? बोलो दोस्तों। अगर किसी बच्चे को भूख 15 लग रही ग्राम। हो, किसी बच्चे को भूख लग रही हो तो साथ में कुछ रख के थोड़ा बहुत खाना भी खा सकते हैं। चम्मच से हाथ से नहीं खा पाओगे क्योंकि आपको लिखना भी है। सर 15 ग्राम। 15 ग्राम आ रहा है क्या? सर 1.7 ग्राम। 9 ग्राम सर, 9 ग्राम। 9 ग्राम। ग्राम इनफैक्ट। सर टेम्परेचर पुट नहीं किया। हाँ, कुछ तो लोचा किया है आपने। देखो भाई साहब, 9 ग्राम आएगा सर। यस करेक्ट मैन। PV इज इक्वल टू एनआरटी यूज करते हैं दोस्तों। P1 V1 N1 R T1। T1 वॉल्यूम, V1 V2 दोनों ही। दूसरी गैस के लिए भी यूज कर लो तो P2 V2 इज इक्वल टू N2 R T2। सर 9 ग्राम। प्रेशर दोनों का बराबर है से P नोट, वॉल्यूम भी दोनों का बराबर है से V नोट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, W/M, W1/M1। R को R ही रहने दो, टेम्परेचर 300 है ब्रदर, इक्वेशन 1। दूसरी गैस के लिए प्रेशर वही है से P नोट, वॉल्यूम वही है से V नोट। ये हो गया W2 64/32 W/M से R। अब मैं R की वैल्यू जानबूझ के नहीं पुट कर रहा क्योंकि मुझे पता है मेरी कैलकुलेशन वैसे ही हो जाएगी, तो मैं क्यों R की वैल्यू पुट करूं। टेम्परेचर इज 500 केल्विन। इक्वेशन 1 और 2 है, चाहे उनको डिवाइड करो या उनका LHS बराबर है तो RHS को बराबर कर दो। चॉइस इज योर्स। इतनी सिंपल कैलकुलेशन कोई बच्चा कर सकता है। तो 30/M1 R मल्टीप्लाइड बाय 300, LHS बराबर है तो RHS को बराबर कर दो 64/32, ये तो 2 आ गया, R मल्टीप्लाइड बाय 500। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। तो आपका आंसर आ गया, R नहीं जाएगा पार, तो M1 आ गया बच्चों 5 2 10, 10 से ये 1 0 चला गया, 339। 9 ग्राम पर मोल इज योर आंसर। PV इक्वल टू एनआरटी। या फिर आप बोलो सर देखो मैं तो ना ये PV इक्वल टू एनआरटी पूरा यूज नहीं करूंगा, तो अच्छी बात है। PV इक्वल टू एनआरटी में दोनों गैस का क्या एक समान है, वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो V और P एक समान हो गया, R तो एक समान हो गया, तो PV/R इज कांस्टेंट, हेंस N/T दोनों गैस के लिए एक समान वैल्यू है, क्योंकि PV/R एक समान वैल्यू है। तो मैं डायरेक्टली क्या यूज कर सकता हूँ, N1T1 इज इक्वल टू N2T2। यही तो है, ये N1, ये T1, ये N2, ये T2, R तो उड़ ही गया, तो ये N1T1 इज इक्वल टू N2T2 ही ये फाइनल आया आपका। डायरेक्टली इसको भी यूज कर सकते थे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन कंटेनर। समझ गए? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड गाइस? यस सर। ओके लेट अस मूव। मैं आपको कुछ एग्जांपल भेजूंगा अभी लेक्चर के बाद, मैं कुछ एग्जांपल भेजूंगा, सारे एग्जांपल आप लोगों को ट्राई करना है। पेलोड कैपेसिटी ऑफ बैलून एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन कंटेनर करवाऊंगा, फिर ग्राम्स लॉ के ऊपर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। एक गैस ले लेते हैं, मैं पूरा लैंग्वेज में लिखूंगा, जितना डायरेक्टली लिख सकता हूं उतना। गैस 2 ATM के ऊपर रखी गई है और गैस का जो टेम्परेचर है वो है
इजी कैलकुलेशन ले ली मैंने, 227 डिग्री सेल्सियस। अब आगे लिखो इधर, फाइंड लिख देता हूं, चलो। फाइंड नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर ml per milliliter वॉल्यूम ऑफ गैस पर ml ऑफ गैस। यहाँ पे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पूछा है। मोल क्या होता है? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। Na की फॉर्म में, एवोगैड्रो नंबर की फॉर्म में, ये आंसर बता दें आप। देखो भाई साहब, P इक्वल टू एनआरटी में 4 वेरिएबल होते हैं। P और T 2 की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर हरदम केल्विन में अनडाउटेडली। नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल तो भाग के निकल जाएंगे, एक बार मोल निकाल लो आप। यस और नो? वॉल्यूम दे दिया 1 ml पर ml, मतलब वॉल्यूम दे दिया 1 ml। 1 ml को आप अपनी इच्छा से जिस भी यूनिट में, प्रेशर वॉल्यूम को एटमॉस्फेयर लीटर में पुट करोगे तो आर की वैल्यू 0.0821 यानी कि 1/12 अप्रोक्सीमेटली। प्रेशर वॉल्यूम को पास्कल मीटर क्यूब में पुट करोगे तो आर की वैल्यू 8.314 यानी कि 25/3। राइट बेबी? याद है आपको मोल कॉन्सेप्ट से? डू इट, टेल मी आंसर प्लीज। बताओ भाई साहब। शाबाश शाबाश, मेक इट फास्ट करो। तब तक मैं पानी पी 12 लेता हूँ। Na। पानी पी लेता हूँ बच्चों में एक बार। के बाद डन गाइस? हो गया बच्चों? Yes, sir. वुड यू प्लीज टेल मी आंसर? Sir, 2.88 into 10 raised to power 19 molecules. Sir, 8 Na approx. 2.88 into 10 raised to power 19 molecules. 1.5 अच्छा, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लिया आपने। कोई 288 into 10 raised to power minus 17. देखो भाई साहब, प्रेशर ये है, टेम्परेचर कितना हो गया? 500 केल्विन। केल्विन में पुट करो, गेट करो हरदम। और वॉल्यूम हो गया आपका, वॉल्यूम 1 ml। 1 ml मतलब 10⁻³ लीटर। अब वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर एटमॉस्फेयर में, तो आर की वैल्यू कौन सी यूज करने वाले हो बंधु? 1/12. 1/12। बल्ले बल्ले। PV इज इक्वल टू nRT। माशाल्लाह, क्या बात है।
प्रेशर हो गया ब्रदर 2 atm, वॉल्यूम हो गया ब्रदर 10⁻³ लीटर, और मोल तो निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय Na। R की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/12, चैनकुली की मैनकुली, मैनकुली की चैनकुली, आगे N की वैल्यू निकालनी है। जॉब इज डन गाइस, चक दे फट्टे। इससे जो भी आंसर आए वो आपका आंसर होगा भाई साहब। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, डू इट फास्ट। आप लोग लिख लें 5 ग्राम ऑफ गैस ए, 5 ग्राम ऑफ गैस ए is present in a container of capacity V लीटर, वॉल्यूम उसका V लीटर है, at 27 डिग्री सेल्सियस and 5 atm। सिर्फ गैस ए के 5 ग्राम है उसमें, और प्रेशर मेजर किया गया तो 5 atm है। वॉल्यूम उस कंटेनर का नहीं दिया है, पर V लीटर बोल दिया है। टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। अब आगे लिखिए इसी क्वेश्चन में 10 ग्राम ऑफ गैस बी, 10 ग्राम ऑफ गैस बी is introduced in the same vessel, उसी V लीटर के वेसल में 10 ग्राम गैस बी इंट्रोड्यूस कर दी गई। 10 ग्राम ऑफ गैस बी इज इंट्रोड्यूस इन द सेम वेसल। इंट्रोड्यूस इन द सेम वेसल। नाउ टोटल प्रेशर इज 20 atm। टोटल प्रेशर इज 20 atm। सेम वेसल है, सेम टेम्परेचर पे है, लेकिन इस बार टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, दो गैस हो गई, गैस ए का प्लस गैस बी का, वो है 20 atm। अब मुझे एक चीज बताओ कि गैस ए का पहले जब सिर्फ गैस ए थी तो 5 atm था, अब गैस बी और इंट्रोड्यूस कर दी कुछ 10 ग्राम या कितना भी, यहाँ पे 10 ग्राम दे दिया, तो बताओ गैस ए पहले 5 atm थी तो यहाँ पर भी 5 ही रहेगी या चेंज हो जाएगी? 5 ही रहेगी। आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस, दूसरी गैस के बदल से फर्क नहीं पड़ता। तो पीबी की वैल्यू आ गई ना ब्रदर 15 atm, पीबी की वैल्यू आ गई 15 atm। आपको दो चीज निकालनी है क्वेश्चन में। फर्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलिकुलर masses ऑफ A and B? Ma/Mb की वैल्यू बताओ, पहला क्वेश्चन। सेकेंड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिसमें दोनों गैस रखी गई फाइनली और पहले सिर्फ गैस 1 थी? इफ गैस A is oxygen gas, what is the volume of container if gas A is oxygen gas? देखो भाई साहब, ये M कहां से आता है? मोल से आ जाता है W/M के एक्सप्रेशन में। W/M मोल इज इक्वल टू W/M N/Na। ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले है ना, ये मोल कॉन्सेप्ट सीखे थे, पूरे 2 साल यूज होते रहते हैं हर कदम पे। तो ये हो गया Ma/Mb, मोलिकुलर मास ऑफ गैस ए टू मोलिकुलर मास ऑफ गैस बी का रेशियो निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम गैस ए यानी कि Ma की वैल्यू दे दी सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन के लिए। तो ये क्या हो गया, गैस ए, तो Ma की वैल्यू 32 हो गई फॉर डूइंग सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बताओ जरा, ट्राई इट फास्ट। जैसे आप करो, प्लीज शेयर योर आंसर विद मी। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो।
सभी लोग ट्राई करें बच्चों। ट्राई हरदम हमें हरदम करना चाहिए, चाहे हम गलत करें या सही करें, चाहे कैलकुलेशन मिस्टेक हो। अगर कोई स्टूडेंट क्लास में डिस्कशन के टाइम पे आइडल बैठा है और जिस टाइम पे डिस्कशन का टाइम दिया गया उस टाइम पे आप ट्राई नहीं कर रहे, ट्राई करने का टाइम दिया गया उसमें ट्राई नहीं कर रहे, तो आप मान लीजिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बोर्ड में ऐसा करने से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फाइनली ध्यान रखना है और मार्क्स आ जाते हैं। पर जेई नीट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपनी तरफ से ट्राई करो, गलत सही जो भी करो, गलत करोगे तभी तो बाद में सही करोगे। वी आर स्टूडेंट एंड स्टूडेंट ऑलवेज कीप्स ऑन लर्निंग। तो गलती करेंगे तो ही इंप्रूवमेंट होगा। सर फर्स्ट का आंसर आ रहा है 1.5। परफेक्ट, 1.5 3/2 आंसर है। Yes, sir. 100/386। यस सर। और वॉल्यूम आप निकाल लोगे, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा, जितना मेरे को दिमाग में है उस हिसाब से मैंने वैल्यू दे दी। 100/108 आएगी सर। ओके, अब देखो, मैं पहले गैस 1 थी तो उसके लिए P इक्वल टू एनआरटी लगा लेता हूँ। बाद में गैस 1 और गैस 2 का मिक्सचर है तो बाद में मैं P टोटल V इक्वल टू एन टोटल RT भी लगा सकता हूँ। और मैं सिर्फ PB पता है तो मैं P इक्वल टू एनआरटी सिर्फ गैस B के लिए भी लगा सकता हूँ। समझदारी किसमें, मुझे MB निकालना है तो सिर्फ गैस B के लिए लगाओ P इक्वल टू एनआरटी। MA चाहिए तो सिर्फ गैस A के लिए लगाओ, है ना। इक्वेशन कई बना सकते हैं पर क्वेश्चन Sir, किस इक्वेशन से आसानी से हो जाएगा वो हमें देखना है। यस प्लीज। सर इसमें ये यूज नहीं कर सकते P1/P2 इक्वल टू N1/N2। P1/P2 कर सकते हो क्योंकि V और T सेम हो गया ना, कर सकते हो, वो तो सबसे अच्छा तरीका है। सर इससे और सर आंसर वो अलग आ रहा है। P1 P2 कितने लिए, 5 and 15 ATM ना। सर 20 ले लिया P2। और यही तो दैट इज सर मिस्टेक। पार्शियल प्रेशर वाले मेथड से कर सकते हैं। पार्शियल प्रेशर वाली मेथड से थोड़ा और एक्सप्लेन करो, क्या बोलना चाहते हो। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। उससे ही सोल्व हुआ है सर ये। कर सकते हो। बाद में गैसियस मिक्सचर आ गया ना तो बाद वाले सेकंड वाले केस में गैस भी इंट्रोड्यूस करने के बाद। सर एक बार P1/P2 वाले से करवा दो। अच्छा ठीक है, कोई भी एक तरीके से मैं करवा देता हूं। देखो PA की वैल्यू 5 ATM है, PB की वैल्यू 15 ATM आ गई। यहां तक क्लियर। बताओ WA की वैल्यू कितनी दी है, 5 ग्राम दी है ना, और WB की वैल्यू कितनी दी है, 10 ग्राम, ये दे रखी है। बाद में जो कंटेनर है गैस भी इंट्रोड्यूस करने के बाद, उसके बाद ये पार्शियल प्रेशर्स हैं, तो मैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N लगा सकता हूँ गैसियस मिक्सचर के लिए। ये सर इससे हो रहा है। PB/PA इज इक्वल टू NB/NA। अब PB/PA तो 15/5 आ गया, ठीक है। NB को लिखूंगा WB/MB, 10 को लिखूंगा WA/MA। सर MA की वैल्यू 16। तो आपका आंसर कितना आ गया, MA/MB। घुमाओ फिराओ इधर उधर ले जाओ और आंसर लेके आ जाओ। आ गया आंसर ब्रदर। ओ चक दे फट्टे। Did you get it guys? Did you get it guys? यस यस सर। सर। यस सर। पूरा PV इक्वल टू एनआरटी यूज कर लो, वो भी यूज करना चाहो वो भी यूज कर लो, कुछ भी कर लो यार। PV इक्वल टू एनआरटी यूज कर लो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो, उसमें तो कंफ्यूजन नहीं है।
पूरा PV इज इक्वल टू NRT यूज कर लो। PAV इस कंटेनर में V तो बराबर है इज इक्वल टू NART, PBV इज इक्वल टू NBRT। तो 1.56 के अप्रोक्स आ रहा है वॉल्यूम। ये वही आ गया, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो यही आ गया फाइनली आपका। सर डिवाइड करे बिना हो रहा है। हाँ, कैसे किया बताओ, समझाओ। सर PV इक्वल टू NRT अगर हम ऑक्सीजन के लिए लगाएं। एक मिनट, किस आवाज आ रही है बेटा किसी की? हाँ आप बोलो। सर इसमें आपने क्या था, वॉल्यूम पूछिए, अगर गैस A ऑक्सीजन है तो उसमें अगर PV इक्वल टू NRT यूज करेंगे तो उसमें प्रेशर हो गया 5 atm और वॉल्यूम V, और फिर उसके आगे मोल्स निकालने तो 5.16 कर देंगे और फिर इंटू 1/12 और इंटू में 300 केल्विन। आ रहा है ना आंसर उससे भी? ये सर उससे 1.56 लीटर आ रहा है। PV इक्वल टू NRT यूज कर लो आप, वॉल्यूम पूछा है ना। यस सर। इक्वेशन कुछ और आ रहा है क्या? मोल आ गए, 5 WA/MA की वैल्यू दे दी तो मोल आ जाएगा एग्जैक्टली। सर 1.56 आ जाएगा वॉल्यूम। यस। और MA दे दिया तो यहाँ से MB भी निकाल सकते हो, तो PV इक्वल टू NRT, ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, आपकी मन मर्जी है। परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। यस और नो? आप तो PV इक्वल टू NRT यूज कर लो, दोनों क्वेश्चन PV इक्वल टू NRT से हो जाएंगे। डन। नेक्स्ट लिखो एक टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन कंटेनर। मैं करवा चुका हूं आपको, फिर दोबारा से लिख लो। जब आपकी खासकर LN की टेस्ट सीरीज होती है तो एक क्वेश्चन ओपन कंटेनर और ओपन वेसल का जरूर देते हैं। सर यस। सर अगर इसमें वॉल्यूम, इसमें सर मोल्स निकालने तो उसमें मोल्स के लिए सर 5 को 16 से डिवाइड करेंगे 32 से। भाई O2 का तो 32 ही होता है। यस सर। O2 बोला है ना, ऑक्सीजन एटम नहीं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। यस सर, फिर तो सर 0.78 आ रहा है फिर तो। हाँ 0.78 ही करेक्ट आंसर है। मतलब फॉर्मूला वो लगेगा, वैल्यू पुट करने में आप मिस्टेक कर सकते हो। O2 है 32 पुट करोगे ऑफ कोर्स। आपका जो पहले आंसर बताया था उसका हाफ है एग्जैक्ट आंसर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर है तो बाहर एयर है तो इसके अंदर भी एयर होगी। अब ये किसका बना हुआ है ओपन कंटेनर? किसी मेटल का, अलॉय का, जो रिजिड बाउंड्री रखता है। क्या रिजिड? तो वो ये ऊपर वाली बाउंड्री एक इमेजिनरी बाउंड्री है जो डैश डैश करके मैंने दिखाई है। इधर बाहर और अंदर सब जगह एयर है। ठीक है, तो जितना प्रेशर इधर होगा उतना ही प्रेशर अंदर होगा, चाहे अंदर बाहर का टेम्परेचर सेम हो या नहीं हो। क्या बताया था परम सर ने पहले कि 10 कंटेनर जुड़े हुए हैं, सारे कंटेनर में एक होल से कनेक्टेड है या दरवाजा खोल दिया 10 रूम है, इधर से उधर गैस फ्लो करेगी, वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से करेगी। जब प्रेशर बराबर हो गया तब नेट फ्लो 0 हो जाएगा, फ्लो तो होता रहेगा। जितने मॉलिक्यूल जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल आएंगे एक वेसल से दूसरे वेसल में, जहां पर आने जाने का रास्ता है, चाहे वो एक पाइप के थ्रू हो या होल के थ्रू हो या फिर पूरा दरवाजा हटा दे तो बड़ा सा एरिया हो, व्हाटएवर भी, तो मोल कांस्टेंट हो जाएंगे और उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। तो इसको हम यहाँ पे हीटर लगा दें या किसी भी तरीके से इसको अलग अलग टेम्परेचर पे रखें। थर्मोस्टेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, स्टेटिक टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर कर सकता है वेसल का। तो इसको थर्मोस्टेटिक कंडीशन पे रख देंगे, T1 केल्विन, T2 केल्विन, अलग अलग टेम्परेचर पे।
तो P बाहर का अंदर का बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि P बाहर का कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल 1 atm, तो वो चेंज नहीं हो सकता। तो P बाहर का अंदर का बराबर, तो अंदर का भी चेंज नहीं हो सकता। तो P इज कांस्टेंट व्हाट एवर बी द टेम्परेचर ऑफ कंटेनर, V इज कांस्टेंट। और जब तक नहीं बोला जाए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर चेंज नहीं करना, और नहीं तो वो क्वेश्चन को अगर परफेक्ट बनाना चाहे तो क्वेश्चन बनाने वाले एक स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, अज्यूम टेम्परेचर चेंज करने पर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर रिमेन कांस्टेंट। नहीं बोला हो तो आपको खुद कांस्टेंट लेके चलना है। तो एक चीज पक्की है, P of air inside container is constant, सेकेंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज कांस्टेंट। हमारे लिए ये V कौन सा है, ये वाला वॉल्यूम है। इन रियल बाउंड्री हो गई ये 3, और ये इमेजिनरी बाउंड्री हो गई। रियल और इमेजिनरी बाउंड्री के अंदर वाला ये वाला वॉल्यूम V है हमारे लिए। तो PV इक्वल टू nRT लगाएंगे तो इसके अंदर जो मोल होंगे वो N होंगे। अब P और V कांस्टेंट है, तो PV इक्वल टू nRT जिंदाबाद एयर के लिए। बोलो P और V फिक्स है, R भी फिक्स है, तो क्या बोले ब्रदर, NT इज इक्वल टू कांस्टेंट। न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे, N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। बस ओपन कंटेनर का जब क्वेश्चन आए तो आप बिंदास N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2 यूज कर लेना। जब इस कंटेनर का टेम्परेचर आपका T1 है तो इस V में वॉल्यूम में V वॉल्यूम में मोल है N1। जब इस कंटेनर का टेम्परेचर T2 है तो इस वॉल्यूम में मोल है N2। N1 एंड N2 मोल प्रेजेंट इनसाइड कंटेनर। ठीक है, वही एयर बाहर है, वही एयर अंदर है, पर एयर के कौन से मोल, जो इस V वॉल्यूम के अंदर है वो है V। PV इक्वल टू nRT हमने इस मोल के लिए लगाई, इस क्वांटिटी ऑफ गैस के लिए लगाई है। क्या समझ में आया, टेम्परेचर बढ़ा दो मोल कम हो जाएंगे, यही समझ में आया यहां से। मैक वांट टू से समथिंग, कुछ बोलना चाहो तो बेटा अनम्यूट कर लो, प्लीज स्पीक आउट। नो सर। ओके, एक्चुअली यू रेज हैंड। ठीक है, N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। बस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोल कम हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोल कम हो जाएंगे। इसको गर्म करो, कुछ मोल बाहर भाग जाएंगे, क्योंकि T बढ़ाया तो N कम हुआ। बाहर का टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपने 0 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया अंदर, थर्मोस्टेटिक कंडीशन। तो एयर के बाहर से कुछ मोल कंटेनर के अंदर घुस जाएंगे आके, क्योंकि T कम किया तो N बढ़ेगा। NT इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट्स ऑल। इतना ये कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन कंटेनर इज दिस ओनली। कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन कंटेनर सिर्फ इतना ही है। डन, नोट कर लिया बच्चों? सर नोट कर लिया सर सर जब तक बोला ना जाए तब तक टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट लेके चलना है। हाँ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रखेंगे हम, और टेम्परेचर हम कांस्टेंट रख सकते हैं। थर्मोस्टेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो थर्मोस्टेटिक कंडीशन रख सकता है। थर्मोस्टेटिक कंडीशन मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर रख सकता है। थर्मोस्टेट का काम ही यही है। ठीक है भाई? यस सर। लिखो पेलोड कैपेसिटी ऑफ बैलून, नया टॉपिक डालो, पेलोड कैपेसिटी ऑफ बैलून। कल हम ग्राम नेक्स्ट स्मॉल टॉपिक इज पेलोड कैपेसिटी ऑफ बैलून। इसका इस पेलोड कैपेसिटी ऑफ बैलून के ऊपर एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के पीछे एक्सरसाइज में भी है।
एक बार आईआईटी भी पेलोड कैपेसिटी ऑफ बैलून पे बहुत आसान क्वेश्चन होता है ऑफ पेलोड कैपेसिटी ऑफ बैलून। देखो बच्चों, आपने बोयेंसी फोर्स ऑफ बोयेंसी फोर्स पढ़ा है। मान लीजिए एक बोट है, बोट समुद्र के अंदर, उसके अंदर आप एक हद तक लोडिंग कर सकते हो। अगर एक हद से ज्यादा सामान आपने उसमें रखा या इंसान उसमें आपने ज्यादा रखे या बैठा है, वट एवर यू से, तो वो सिंक कर जाएगी। क्या पढ़ा था आप लोगों ने बोयेंसी फोर्स में? कितना बोयेंसी फोर्स लगता है? दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बोट। थोड़ा सा वेट रखा आपने तो बोट थोड़ी सी पानी में डूबेगी और वहां से पानी डिस्प्लेस हो जाएगा, भगा देगी वो। आपने 2-3-4 क्विंटल और ज्यादा रख दिया तो उतना ही पानी वहां से हट जाएगा और उतना पानी डिस्प्लेस नीचे दब के पानी को हटा देगी। बहुत ज्यादा वेट रख दिया तो बिल्कुल अपर लिमिट तक आ जाएगा बाउंड्री कंडीशन, और थोड़ा और रख दिया आपने तो इट विल सिंक। तो एक्सट्रीम कंडीशन, मैक्सिमम कितना लोड कर सकते हो बोट में? जब पानी बिल्कुल अप टू ब्रिम आ जाए वो मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी हो जाएगी। हालांकि प्रैक्टिकल वायबिलिटी नहीं है उसकी, क्योंकि इस कंडीशन पे थोड़ी ना हम बोटिंग करेंगे, इधर से उधर जाएंगे, बाउंड्री कंडीशन तक नहीं करेंगे हम। बस वाटर बोट वाटर को डिस्प्लेस करती है और बैलून एयर में होता है तो एयर को डिस्प्लेस करता है। वहां पर भी वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू बाउंड्री कंडीशन पे वेट ऑफ बैलून मटेरियल। जो बड़े बड़े बैलून होते हैं बच्चों, वो 20 मीटर 30 मीटर डायमीटर के होते हैं। हॉट एयर बैलून, हम लोग आसमान की सैर करने जाते हैं, हीलियम बैलून, हाइड्रोजन बैलून। हीलियम हाइड्रोजन फिल करते हैं क्योंकि वो लाइटर गैस है, उसकी डेंसिटी कम रहेगी, एयर की डेंसिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि एयर में भारी मॉलिक्यूल है O2 N2 32 और 28 ग्राम पर मोल वाला O2 and N2 रिस्पेक्टिवली। CO2 भी है 44 ग्राम पर मोल वाला। H2 तो 2 ग्राम पर मोल है, हीलियम 4 ग्राम पर मोल है। हाइड्रोजन बैलून, हीलियम बैलून, ये लाइटर गैसेस उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। PM इज इक्वल टू DRT से देखो तो D को लिख सकते हो PM/RT। T बढ़ा दो डेंसिटी कम हो जाएगी। हॉट एयर बैलून भी होते हैं, अंदर हॉट एयर रखेंगे, एयर ही रखो, बाहर भी एयर है, ठंडी एयर है, अंदर भी बैलून के एयर ही है, लेकिन हॉट है वो। क्यों? जब हॉट होगी तो उसकी डेंसिटी कम होगी। बैलून के अंदर लाइट से कम मास वाली गैस रखेंगे हम लोग, तो इसलिए लाइटर गैसेस यूज करें। उसके ऊपर नेट फोर्स 0 रहे। बुओयेंसी फोर्स इज इक्वल टू सब चीज का mg। जिस टाइम पे बराबर होगा वो बाउंड्री कंडीशन होगी। और बुओयेंसी फोर्स क्या होगा? वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। बैलून का जो वेट होता है, हॉट एयर बैलून, ये सब हम लोग घूमने जाते हैं बैलून में, वहां पे बैठकर आराम से ऊपर घंटों तक रहते हैं, वहीं पे खाना वाना खाते हैं स्काई में। यस और नो? हॉट एयर बैलून की बच्चों को घूमने में मजा आता है ना? वी आर क्रेजी अबाउट न्यू थिंग्स अप टू अ सर्टेन एज, देन वी रिटायर्स, interest and expectations goes down. Generally it happens, yes or no? But it happens after age of 60, not before that. उससे पहले लाइफ में क्रेज रहना चाहिए।
पेलोड कैपेसिटी ऑफ बैलून। भाई साहब वो बैलून होते हैं ना, ये नहीं होते जो हम छोटे छोटे वाटर बैलून जो लेके आते हैं दिवाली के ऊपर, या बैलून जो हम लोग रखते हैं छोटे छोटे जो देखते हैं बर्थडे पे, इन सब पे कुछ फंक्शन के ऊपर यूज करते हैं। ये तो टिंगी टिंगी है, वो बहुत बड़े होते हैं। आप जैसे बच्चे 50-100 उसके अंदर बैठ सकते हैं आराम से, यानी कि बड़े साइज के होते हैं, तभी तो काफी लोड करके ऊपर ले जा सकते हैं, छोटे साइज के क्या ले जाएं। ये बैलून है, अगर इस बैलून को डिफ्लेट कर दें, हवा निकाल दें इसकी, तो भी इसका मास देखें तो 100-200 किलो तो इसका बैलून का डिफ्लेटेड बैलून का मास होता है इतना, यानी कि वेट। यहां है, इसमें हम यहां पर चुन्नू मुन्नू बैठा लेते हैं। चुन्नू मतलब, मुन्नू मतलब सामान, इंसान, कुछ भी समझ लो ना। ये लोड किया गया है एक्स्ट्रा। ये तो जो बैलून है उसका मटेरियल है, उसका वजन है, उतना ही वजन रहेगा। इसके अंदर हीलियम, हाइड्रोजन, हॉट एयर जो भी है उसका मास रहेगा। इस बैलून ने क्या किया, पूरे सिस्टम ने कुछ ना कुछ, इंक्लूडिंग दिस कंप्लीट सिस्टम ने कुछ ना कुछ, पहले बैलून इधर नहीं था तो एयर थी ना, तो बाउंड्री कंडीशन पे क्या रहेगा, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड यानी कि बुओयेंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ गैस इनसाइड बैलून, जो यहां पे गैस है, बाहर तो एयर है, प्लस वेट ऑफ बैलून मटेरियल जिस भी फैब्रिक का ये बना हुआ है, प्लस यहां पे जो वेट है पेलोड का, वेट ऑफ पेलोड, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस। बस यही इक्वेशन है, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। ये बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन मतलब नेट फोर्स, बुओयेंसी फोर्स और सब चीज का m, इसका m, गैस का m, बैलून मटेरियल का m, पेलोड का m मल्टीप्लाइड बाय g, टोटल m मल्टीप्लाइड बाय g, नीचे की तरफ बुओयेंसी फोर्स, तो नेट फोर्स 0, इसलिए नेट एक्सेलरेशन 0, इसलिए कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा उस टाइम पे जब बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहे हैं। यस, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस। अब ये वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस को क्या लिख सकते हो, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस मल्टीप्लाइड बाय जी। ये मैं मास को W से लिख रहा हूं, वैसे M से लिख दो चाहो तो, ठीक है, ये M ही है। वेट ऑफ M लिख दो यार, ठीक है, W उधर लिख दिया तो, ये M ऑफ गैस फिल्ड इनसाइड मल्टीप्लाइड बाय G, ये हो गया मास ऑफ बैलून मटेरियल मल्टीप्लाइड बाय G, ये हो जाएगा मास ऑफ लोडेड ऑब्जेक्ट, ये मैक्सिमम पेलोड है, मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाय G, जी खेलने चला गया, क्या आ गया, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू मास ऑफ गैस फिल्ड इनसाइड प्लस मास ऑफ बैलून मटेरियल प्लस जो पूछा जाएगा पेलोड। ये इक्वेशन है, न्यूमेरिकल में ये प्यार से इक्वेशन पुट कर दोगे आप। अब न्यूमेरिकल में किस तरह बताओ, तो वॉल्यूम ऑफ बैलून क्या होगा, 4/3 पाई, एक मिनट रुक जाओ, आर क्यूब, रेडियस ऑफ बैलून आर है, स्फेरिकल है तो ये है ना, मैंने थोड़ा स्टाइलिश बना दिया, ठीक है, स्फेरिकल मिलेगा आपको क्वेश्चन में। वॉल्यूम ऑफ बैलून ये हो गया, रेडियस ऑफ बैलून है, व्हाट इज दिस, रेडियस ऑफ बैलून, रेडियस ऑफ बैलून, तो रेडियस ऑफ बैलून या डायमीटर दिया होगा, डायमीटर दिया हुआ होगा तो हाफ कर दोगे, रेडियस ऑफ बैलून आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ बैलून आ जाएगा आपका। मैं बोलूं वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस, जहां बैलून है पहले वहां पर एयर थी, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ गैस, जो वॉल्यूम ऑफ बैलून है वही वॉल्यूम ऑफ गैस है, वहीं पे तो गैस आई, वही तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड है। तो वॉल्यूम ऑफ बैलून बोलो, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस बोलो, वॉल्यूम ऑफ गैस बोलो इनसाइड बैलून,
ऑल थ्री आर वन एंड द सेम थिंग। अब बताओ इधर, इसको मास ऑफ एयर डायरेक्टली तो देंगे नहीं, कितनी मास ऑफ एयर डिस्प्लेस हुई, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? मास ऑफ एयर डिस्प्लेस को हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ एयर, जो एयर की डेंसिटी है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस, दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ बैलून। मास ऑफ गैस को अगर उसमें जो गैस फील्ड है उसका वॉल्यूम देखें, उसका वॉल्यूम अगर हम देखें mass of gas displaced is density of gas multiplied by volume of gas. Mass of gas filled inside balloon is density of gas multiplied by volume of gas. Volume of gas is nothing, volume of balloon. ये तो दिया हुआ होगा, आगे से बहुत कम पूछा होगा, ये तो पूछा होगा, तो इसकी बजाय डेंसिटी दे देंगे। गैस फील्ड है उसकी भी डेंसिटी, एयर डिस्प्लेस है उस एयर की भी डेंसिटी दे देंगे, तो बस रेडियस देते ही आप निकाल लोगे। तो एक तरीका है डेंसिटी ऑफ एयर, ये मास ऑफ एयर निकालने के लिए डेंसिटी ऑफ एयर दे दें, मास ऑफ गैस फील्ड निकालने के लिए डेंसिटी ऑफ गैस फील्ड दे दें। दूसरा तरीका होता है मास निकालने का P इज इक्वल टू nRT से। n को क्या लिखेंगे हम? P इज इक्वल टू m बाई कैपिटल MRT। तो ये हो गया PVM बाई RT इज इक्वल टू मास। मास ऑफ एयर डिस्प्लेस निकालेंगे तो प्रेशर जिसके ऊपर एयर है पूरा एटमॉस्फेरिक, वॉल्यूम ऑफ बैलून क्योंकि एयर उतनी डिस्प्लेस हुई तो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस मतलब वॉल्यूम ऑफ बैलून, वही हो जाएगा। ये मास ऑफ एयर हो गया, टेम्परेचर जिस जो भी दे रखा हो बैलून और एयर का जो टेम्परेचर है वो पुट कर दोगे। तो मास ऑफ एयर निकालने का एक तरीका ये है। मास ऑफ गैस निकालने का ये तरीका बहुत कॉमनली यूज होता है, P इज इक्वल टू nRT से। प्रेशर दे देंगे, इसके अंदर जो गैस है उसका प्रेशर दे देंगे, वॉल्यूम ऑफ बैलून तो है ही है, मास ऑफ गैस देते से हीलियम गैस है तो m की वैल्यू हो गई 4 ग्राम पर मोल, H2 गैस फील्ड है तो इसकी वैल्यू हो गई 2 ग्राम पर मोल। R की वैल्यू पुट कर दोगे, P और V की यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है R की वैल्यू, रटी हुई है आपको P इक्वल टू टेम्परेचर हरदम केल्विन में। तो क्या तो P इक्वल टू nRT से निकालेंगे ये या डेंसिटी से निकालेंगे, यही तरीके होते हैं घुमा फिरा के। रेस्ट इज कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में यूनिट का ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। डन, यूनिट का ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। तो दोस्तों पेलोड कैपेसिटी ऑफ बैलून, मैं आपको कुछ एग्जांपल भेज रहा हूँ, सोल्ड एग्जांपल, वो एग्जांपल आप लोग देखना। डाल्टन्स लॉ के कुछ क्वेश्चन हम लोग और करने वाले हैं, कल हम करेंगे डाल्टन्स लॉ के क्वेश्चन। कुछ एग्जांपल भेजूंगा और सारे के सारे एग्जांपल आप लोग ट्राई करना, सारे एग्जांपल ट्राई करना, और उसके बाद फिर कल हमारा डंका हो जाएगा, डॉक्टरों के क्वेश्चन हो जाएंगे और ग्राम्स लॉ हो जाएगा। फिर हमारा सिग्निफिकेंट ग्राम्स लॉ होते ही बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। फिर मैं आपको नरेंद्र अवस्थी से होमवर्क दे दूंगा, राइट? ओके दोस्तों, लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। इट इज 9 o'clock ऑलरेडी। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग। यस प्लीज। गुड नाइट सर। किसी बच्चे को पूछना था, someone was asking, please पूछे। सर एक बार ये मास ऑफ पेलोड का एप्लीकेशन क्या होगा क्वेश्चन में? भाई कितना मैक्सिमम उसमें लोड करके उठा के ले जा सकते हैं। भाई 10 बच्चे या 10 इंसान घूमने जा सकते हैं, 100 थोड़ी जा सकते हैं उसमें। ओके सर, थैंक यू। समझ गए ना सर? ओके सर। यस गुड नाइट सर अब आप YouTube की जगह सर जूम पे लेक्चर लिया करो सर, यहीं पर सही है। जूम पे सही है ना? यस सर। अच्छा, अभी इससे कंफर्ट जोन डेवलप हो गया होगा आई थिंक इससे अभी आपका। यस सर। सर YouTube पे तो आप एक दिन में 2-3 लेक्चर डाल देते थे। यस सर। यस सर, ये ना बच्चों बहुत बड़े। आप देखोगे ना, ये
आईएएस की प्रिपरेशन वाले, एक्चुअली आप लोगों को मैं बता देता हूँ, तो अनअकैडमी के लोग हैं उसमें 2 इंजीनियर है और 1 डॉक्टर है। जो डॉक्टर है अनअकैडमी के फाउंडर जो है, डॉक्टर है वो बहुत इंटेलिजेंट रहा है। सबसे पहले उसने एम्स दिल्ली में एडमिशन लिया, तो बंदा तो खतरनाक ही होगा। आईआईटी एम्स में पहुंचना तो लेवल चाहिए। दूसरा, फिर उसने यूपीएससी दिया और यूपीएससी के बाद उसको आईएएस मिला, और आईएएस बनने के बाद उसने 6 महीने 1 साल या 1.5 साल में आईएएस की जॉब से रेजिग्नेशन दे दिया, बोला कि अब मैं टीचर बनूंगा, टीचर। और यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी, तो अब यूपीएससी का टीचर तो जबरदस्त बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जिस प्रोसेस से आप जा चुके हो उसके तो कोई दूसरे लोग आपसे कंपेयर कर नहीं सकते आपकी एक्सपर्टाइज से। तो वो पढ़ाते भी हैं अनअकैडमी में, उनके वीडियो भी हैं, उन सब के आप देखोगे तो इस तरह के मिलेंगे। अनअकैडमी के जो यूपीएससी वाले वीडियो हैं वो इसी तरह ही टैब से पढ़ाए जाते हैं। तो जितने बच्चे हैं धीरे धीरे ट्यून, मैंने इसलिए टाइम मांगा था आप लोगों से इनिशियली, ताकि हम लोग ट्यून हो जाएं, वी कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में क्या प्रोज कौन से हर चीज के। इसमें क्लैरिटी रहेगी, वॉइस की क्लैरिटी बेटर है और टेक्स्ट की क्लैरिटी तो 100% परफेक्ट है। वहां पे अपने जूम लेक्चर में बोर्ड में ब्लर हो जाता था बीच में, और जब हम कंटेंट की बात कर रहे हैं वो मिस हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आई मूव टू दिस। चलो बच्चों, एनीवेज गुड नाइट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, गुड नाइट सर। और अच्छी अच्छी चीजें खाएं, आप अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाएं और खूब पढ़ाई करें। जिस बच्चे ने इस टाइम पे मेहनत कर ली वो बाकी सबसे बहुत आगे निकल जाएगा। प्राउड ऑफ यू। गुड नाइट सर। जी बच्चे। सर यहाँ आपकी बार गैस लो ही आ रहा है, फिर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग भी आ रही है साथ में? केमिकल बॉन्डिंग यस सर। नहीं, गैसियस स्टेट आ रहा है बस। सर एक बार सिलेबस शेयर कर देना नई वाली डेट के साथ। सर पर केमिकल बॉन्डिंग वगैरह तो सर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद मतलब उसी टाइम पे डिस्कस हो गए थे लगभग। अच्छा, डिस्कस हो गई थी, मतलब हमने तो नहीं की है केमिकल बॉन्डिंग अभी तक। सर आपने नहीं की, लेकिन सर जो आपने टॉपिक वगैरह बताए थे उसमें सर केमिकल बॉन्डिंग की मतलब ज्यादातर चीजें आ गई थी। अरे नहीं, केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इनऑर्गेनिक में 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर कर लो केमिकल बॉन्डिंग, और इनऑर्गेनिक में 12th में एक चैप्टर कर लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 2 कर लिए तो जेईई और नीट में लगभग 40 to 50% इनऑर्गेनिक का पेपर 2 चैप्टर से हो जाएगा। इवन 70% भी हो जाता है जी एडवांस का बहुत बार, मैं आपको बताता हूँ। सर टेस्ट कितनी तारीख को है? टेस्ट 19 तारीख को है आपका। नेक्स्ट वीक में हम अभी नेक्स्ट 7-8 डेज में हम लोग ऑलमोस्ट निपटा देंगे इसको, ठीक है। थोड़ा बड़ा लेक्चर ले लेंगे, जैसे आज 1.5 घंटे का ले लिया ऐसे ही। ओके बच्चों, गुड नाइट। यस सर, गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट सर।